तो यू आर एन्जॉइंग अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, प्लस आपको 3,000 रुपये पर मंथ एडिशनल डेपुटेशन अलाउंस मिल रहा है. अब आपका 3 साल के बाद ये खत्म होना चाहिए एज पर लॉ, एज पर FRSR फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स 1966 का है शायद, सरकारी रूल्स हैं ये. तो 3 साल के अंदर आपका वो खत्म होना चाहिए, और मैक्सिमम बाय एक्सटेंशन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 5 years, मतलब 2 साल का एक्सटेंशन लेके टोटल 5 साल. मैक्सिमम 5 years यू हैव टू बी आउट. लोग पड़े हो डेपुटेशन पे 8 साल 10 साल से, सरकार को चूना लगा रहे हैं, मजे से 3,000 रुपये पर मंथ वो डेपुटेशन अलाउंस लूट रहे हैं. सो वी सेड व्हाट नॉनसेंस इज दिस, देन वी एक्सपोज्ड ऑल दैट स्कैम, and many people were repatriated to their parent department. So that is what I've been doing from my college days. Then I came to the venerable and most respectable Indian Army. I am genuinely saying that armed forces, in my opinion, are the most prestigious and best organizations in India in terms of efficiency and operational effectiveness. No doubts about it. Least amount of corruption, maximum amount of effectiveness. आप जब से देख लीजिए, जितनी आपको हिस्ट्री में देखना है, आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले का भी, जितनी ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस के सक्सेसफुल ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस है, उतना किसी का नहीं मिल सकता आपको. और आर्म्ड फोर्सेस अपने जो उनका मेन चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ होता है बॉर्डर्स को डिफेंड करना, उससे आगे हट करके बहुत सारी चीज़ें करती हैं, जो कि विच इज नोन एज एड टू सिविल अथॉरिटीज़. व्हेन ऑल दी पुलिस फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज व्हेन दे फेल, देन गवर्नमेंट कॉल्स दी आर्म्ड फोर्सेस. बट आर्म्ड फोर्सेज में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस, ये हमारा NPS वाला इशू, इन विच आई हैव बीन स्पीकिंग ऑन अ डेली बेसिस. सो ओनली शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनको किसी प्रकार का कोई पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं है. देश में 2 करोड़ की जनता है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट्स या मिलिट्री गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मतलब आर्म फोर्सेस वाले, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडीज, PSUs वगैरह, सबको ब्लैंकेट रूल है कि सबको NPS मिलेगा. दैट इज न्यू पेंशन स्कीम. केवल शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को एक्सक्लूड कर रखा है, जो कि 10-15 हज़ार हैं, इंक्लूडिंग MNS ऑफिसर्स. और मान लीजिए कोई परमानेंट कमीशन ऑफिसर है, उसकी 18 साल की नौकरी हो गई, 17 साल की नौकरी हो गई, उसके बाद किसी कारणवश वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो उनको भी NPS मनी नहीं मिलेगा, उनको भी कोई प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी. वेराज इफ यू आर अ सिविलियन एंड यू आर रिजाइनिंग, यू विल गेट 30-35 लाख रुपीज़ as in the form of either new pension scheme or unified pension scheme or contributory provident fund. तो इसको एक्सपोज करने के लिए मैंने RTI लगाई और लगवाई. ठीक है. इससे पहले मैं जैक डिपार्टमेंट में था, लीगल डिपार्टमेंट में. तो इसकी अनोखी कहानी है. भारत में, भारतीय सेना में एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है ये, या आर्म और सर्विस है, जिसमें जो भी व्यक्ति आता है, लॉ, जैसे मैं लॉ पढ़ के आया हूँ, मैंने 5 साल का LLB कोर्स किया है, इंटीग्रेटेड LLB कोर्स, जिसमें मैं अपने मेरिट पे गया. ठीक है. तो अगर मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग करी होती ना, तो मेरी जो सीनियरिटी है, मतलब जो बंदा मेरे साथ स्कूल में था वो इंजीनियरिंग करने चला गया, या BA, BCom, BSc कुछ भी करने चला गया, तो वो आर्मी में मेरे से 2.5 साल सीनियर बन जाएगा. जस्ट बिकॉज आई एम अ लॉयर, आई एम बीइंग पनिश्ड. मियरली बिकॉज आई एम अ लॉयर. इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, ये बात है. बट इसमें टेक्निकल कुछ डिफरेंस है कि बिकॉज दे हैव डन अ टेक्निकल कोर्स व्हिच इज मोर लॉ इज इक्वली टेक्निकल, बट दैट इज नॉट साइंस इन टेक्नोलॉजी. यस, बट डेफिनेशन ऑफ, नो, दैट इज नॉट द रीजन. अच्छा, दैट इज नॉट द रीजन एज पर आर्मी पॉलिसीज ऑल्सो. मैंने इसमें सारी पॉलिसीज जितनी भी अवेलेबल है पढ़ रखी हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में हमने इसके बारे में केस फाइल कर रखा है. इसमें ये रीज़न नहीं है कि वो लोग साइंटिफिक फील्ड में हैं. रीज़न ये है क्योंकि वो 4 साल की पढ़ाई करते हैं. जो बंदे ने बीटेक किया, उसने 4 साल की पढ़ाई करी, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए और इंजीनियर्स को ल्योर करने के लिए. सी, आर्मी इज जनरली नॉट द फर्स्ट करियर ऑप्शन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, एटलीस्ट दोस हु आर फ्रॉम गुड कॉलेजेस. आप बताइए कौन सा बच्चा IIT का पढ़ के आर्मी में आता है? ऐसे होते हैं कि IIT का एग्जाम निकाल लिया उसने. एक बच्चे की न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले, उसने IIT भी क्रैक कर लिया और NDA भी क्रैक कर लिया. तो IIT में जाने की बजाय उसने NDA ज्वाइन कर लिया. कोई स्टूडेंट IIT क्रैक करके आर्मी में नहीं ज्वाइन करता है. या कोई जो प्रीमियर एम से पढ़ा हुआ कोई डॉक्टर कभी आर्मी ज्वाइन नहीं करता. मैंने आज तक एक भी केस नहीं सुना. ठीक है. मे बी अब कोई वंस इन अ ब्लू मून, हज़ारों में से कोई एक मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन कोई ये इसको ज्वाइन नहीं करता. सो गवर्नमेंट वांटेड, एंड राइटली सो, टू अल्योर गुड पीपल, गुड, मेरिटोरियस, कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट engineers, doctors into the army.
especially after the 1962 war with China, our government realized that we need more engineers, we need to build bridges, we need technical experts. तो हमने उन्हें ये सरकार ने प्रावधान बनाया, ये पॉलिसी बनाई कि हम इनको एंटी डेट सीनियरिटी देंगे 2 साल की, जिससे कि इंजीनियर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आर्मी. अदरवाइज व्हाट डू यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स? यू वांट टू जॉइन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बट इन रेलवेज, ओके, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बिकम अ सिविल इंजीनियर. करोड़ों की रिश्वत आप ले सकते हो इनमें. आर्मी में कोई रिश्वत का सिस्टम 99% नहीं है. बहुत कम डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें जहाँ पे सिविलियंस होते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत चलता है MES वगैरह में. लेकिन at least 90% people will never be offered 1 rupee if you're working in the army. That is why I'm saying army is the cleanest and the best organization in India. तो इसकी तरफ लोगों का रुझान नहीं होता है. ठीक है, जैसे मेरे साथ एक लड़का था कॉलेज में, वो कहता था मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ. हम पूछते थे क्यों बनना चाहते हो? क्यों? जिससे मैं रिश्वत ले सकूँ. लोगों के ये एम्बिशन होते हैं. वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से था, तो वो चाहता था इस टाइप की चीज़ें. बट सो वी रियलाइज दैट वी नीड मोर इंजीनियर्स, मोर डॉक्टर्स. नाउ एज लॉयर्स we are contesting cases, we are defending cases for the army right up till Supreme Court. ऐसे ऐसे केस हैं, मैंने केसेस हैंडल किए हुए जिसकी कम से कम 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ की कीमत होगी भारत सरकार के लिए. अब अगर मैं वो केस डिफेंड कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एन इक्वली टेक्निकल ड्यूटी. टेक्निकल की मैंने डेफिनेशन पढ़ी ऑक्सफर्ड डिक्शनरी से. टेक्निकल मीन्स समथिंग विच इज़ अ स्पेसिफिक रोल, ओके, विच कैनॉट बी डन बाय अ लेमैन. ओके, बल्कि लॉ इज अ मोर टेक्निकल थिंग. आर्मी के स्टैंडर्ड से आर्मी की पॉलिसीज के तहत आपको बता रहा हूँ, लॉ इज मोर टेक्निकल. वाई? बिकॉज जो बंदा इंजीनियर होगा ना, और जो बंदा टेक्निकल एंट्री से आया होगा आर्मी की, वो आर्मी की टेक्निकल एंट्री से आने के बावजूद उसको नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में भेजा जा सकता है. जैसे कि एन इंजीनियर फ्रॉम अ प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया कैन बी सेंट टू द इन्फेंट्री. ही कैन बी कमीशन इन द इन्फेंट्री. But a lawyer will be commissioned only in the JAG department. JAG department में कोई नॉन लॉयर नहीं आ सकता, और कोई लॉयर जो कि JAG एंट्री से कमीशन हुआ है वो JAG के अलावा और किसी आर्म सर्विस में जा नहीं सकता. So या तो डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए, Yes. साइंटिफिक स्किल्स उसमें लिखो rather than purely saying technical. आई एम सेइंग केवल वकील होना या केवल LLB डिग्री करना, इज इट अ क्राइम जिसकी आप मेरे को पनिशमेंट दे रहे हो कि मैं जो मेरे से पीछे जो लोग थे मैं उनसे जूनियर हो रहा हूँ? Imagine this thing. You, अगर ऐसी बात है ना, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आप इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो. लेट द इंडियन आर्मी और लेट द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट द डिग्री ऑफ LLB इज इन माई ओपिनियन एन इन्फीरियर डिग्री देन द डिग्री ऑफ BTech. आप इसे डिक्लेयर कर दो, देन वी विल बी फाइन. एंड इफ यू डू दिस डिग्री यू विल बी ट्रीटेड एज बीइंग अनइक्वल. मतलब जो बंदे ने LLB कर रखी है वो बंदा BA BCom BSc वालों से भी पीछे हो रहा है. नथिंग अगेंस्ट दोज पीपल, बट यू आर पनिशिंग मी merely because I have completed my LLB degree. merely because I have that. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल लॉ का कोर्स करने के 3 साल बाद छोड़ देते हैं, तो 3 साल बाद वो CDS का एग्जाम देके आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, आर्मी में कमीशन हो जाते हैं. सो दोज पीपल विल ऑल्सो बिकम 2 years senior to me. मतलब आप उस बंदे को रिवॉर्ड कर रहे हो जो अपनी डिग्री बीच में छोड़ के भागा, और उस बंदे को पनिश कर रहे हो जिसने डिग्री कंप्लीट कर ली. तो खैर, इसको एक्सपोज करने के लिए मैंने बहुत RTI एप्लीकेशंस लगाई, बहुत डराया लोगों ने. और RTI कोई भी कर सकता है फाइल? कोई भी लगा सकता है, 10 रुपए की कीमत लगती है उसमें. अच्छा, और किसी भी टाइप की RTI फाइल की जा सकती है इफ इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट? हाँ जी, थोड़ा गुदा होना चाहिए RTI फाइल करने के लिए, थोड़ा हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपको RTI का जवाब मिलता नहीं है प्रॉपरली. अच्छा, बट लॉ मैंडेट तो करता है कि लॉ मैंडेट करता है 30 दिन में आपको करना होना चाहिए. बिल्कुल मिलना चाहिए 5 दिन के अगर इफ इट इज़ कंसर्निंग राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, देन 48 घंटे के अंदर जवाब मिलना चाहिए. अगर आपके डिपार्टमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन एज पर सेक्शन 6 clause 3 ऑफ द RTI एक्ट यू मस्ट ट्रांसफर दैट RTI एप्लीकेशन विद इन 5 days टू द कंसर्न डिपार्टमेंट. ओके, यू हैव टू टेक स्विफ्ट एक्शन, बट नो वन ईजिली गिव्स इन्फॉर्मेशन. RTI एक्ट में ईजिली सरकारी महकमे इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि कई इन्फॉर्मेशन तो ऐसी जो वो देना चाहते नहीं है. और कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि RTI एक्ट का मिसयूज भी बहुत होने लगा है. जैसे कि कुछ लोग हैं रोज़ RTI लगा देते हैं. अभी